नव्या स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो आज तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर कुछ भी आप पूछना चाहें या आपको कोई मैसेज करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से हमारा चैनल है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, फैक्ट्स विद भारत नाम से जो चैनल है आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बाकी के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com पे तो मिल ही जाएंगे बाकी के नोट्स। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। जब यूएसएसआर का जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कोल्ड वॉर खत्म हो गई। आइडियोलॉजिकल जो कन्फ्रंट्रेशन था वो भी खत्म हो गया, जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का आपस में चलता रहता था। और क्या हुआ कि अब एक ही सुपर पावर डोमिनेट करने लगी पूरी दुनिया को, जो कि था यूएसए। वर्ल्ड वाज डोमिनेटेड बाय यूएसए और एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना। ठीक है। और पावर रिलेशंस जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के वो काफी चेंज हुए। कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, फ्री मार्केट इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा फैली देशों में, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। और हुआ क्या कि जब सोवियत ब्लॉक खत्म हो गया तो बहुत सारी नई नई सोवरेन कंट्रीज बनी। ठीक है। अपनी उनकी एक अपनी आइडेंटिटी थी, अपने इंटरेस्ट थे, अपने इकोनॉमिक पॉलिटिकल उनके अपने रिलेशंस हैं। ठीक है। हर किसी देश की अपनी मर्जी है, कोई किसी के भी साथ रख सकता है अलाइंसेस बनाकर। ओके। और ये इसी तरीके से चल रहा है भाई। और मैं आपको बताऊं कि जब वॉर्सो पैक्ट का कोलैप्स हुआ तो बहुत सारे उसके जो मेंबर थे, इट्स मेंबर्स ज्वाइनिंग नाटो। ठीक है। उसके बहुत सारे वॉर्सो पैक्ट के मेंबर नाटो में चले गए। पावर शिफ्टेड फ्रॉम सोवियत सेंटर विद वॉज रशिया। सोवियत की पावर जितनी भी थी वो सब रशिया के हाथ में आ गई। समझ में आ गया। और एक और यहाँ पे ग्रुप भी बना, CIS। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब अगला टॉपिक है आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जहां से, वो है अरब स्प्रिंग। ठीक है। अरब स्प्रिंग क्या है, ये लॉन्ग में आ सकता है। अरब स्प्रिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा जो प्रोटेस्ट हुई थी उसको दर्शाता है। ठीक है। अपराइजिंग्स हुई थी, आर्म्ड रिबेलियंस हुए थे अरब एरियाज के आसपास। ठीक है। इन द अर्ली 28 क्या कहते हैं 2010। ठीक है। आप कह सकते हो कि 2010 के आसपास। ठीक है। आप ये आपको देखने को मिलेगा। हुआ क्या था कि बहुत ज्यादा ऑपरेसिव रिजीम थी वहां की, ट्यूनेशिया की। वहां पे होता क्या था कि वो जो वहां का रूलर था वो अपनी मनमर्जी से सब कुछ करता था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। होता क्या है, ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई 2009 में, जब एक ट्यूनेशियन स्ट्रीट वेंडर था, फल बेचने वाला, जिसका नाम था मोहम्मद बौजीजी, जिसने खुद को आग लगा दी। क्योंकि भाई वो एक प्रोटेस्ट मतलब ये करना चाह रहा था कि उसका जो वेजिटेबल स्टैंड है वो किसी ने सीज कर दिया है। ओके, कि किसी ने आके जहाँ पे वो सब्जियां लगाता था और फल वगैरह बेचता था वो कोई और वहां पे खड़ा है। तो उसने पुलिस को कंप्लेंट करी, पुलिस ने वापस उसी पे ब्रूटल अटैक्स किए। इस वजह से इसने क्या करा कि खुद को आग लगा दी। और हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा। फिर भाई एंटी गवर्नमेंट रैलीज निकली, प्रोटेस्ट हुई। ठीक है। सिविल अनरेस्ट फैल गया, आम लोग सारे इकट्ठे हो गए। और ट्यूनेशिया, इजिप्ट, लीबिया, ठीक है, आप कह सकते हो कि यहाँ पे ज्यादातर ये फैला। वाइल द अपराइजिंग इन ट्यूनेशिया लेड टू सम इम्प्रूवमेंट्स इन द कंट्री। जब ट्यूनेशिया के अंदर ये अपराइजिंग्स हुई तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए वहां कंट्रीज में। ठीक है, वहां की कंट्री में। जैसे डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए। और इजिप्ट के अंदर where early changes arising from the Arab Spring gave many hope with the outsider of President Hosni Mubarak, यहाँ पे भी हुआ। इन लीबिया, मीनवाइल, यहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटेरियन डिक्टेटर जिसका नाम था कर्नल मुअम्मर कदाफी, इसको हटा दिया गया अक्टूबर 2011 में। एक वायलेंट सिविल वॉर चला। सिमिलरली द सिविल वॉर इन सीरिया, जो कि स्टार्ट होता है, मतलब ये माना जाता है कि आफ्टर मैथ ऑफ ये अरब स्प्रिंग है, ये काफी सालों तक चलता रहा। बहुत सारे लोग वहां से मतलब देश छोड़ के जाते रहे इधर से उधर। और ये सिविल वॉर जो है यमन, ये भी आप देख सकते हो, आप इसको भी अरब स्प्रिंग से जोड़ के देख सकते हो। और जब भी ये वॉर्स होती हैं तो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डैमेज होता है उसका, और मतलब बहुत कुछ होता है, ये सारे असर हुए। भाई यूरोपियन यूनियन पे भी क्वेश्चन बनता है। यूरोपियन यूनियन बहुत
लंबे समय से ये बना तो इकोनॉमिक यूनियन की तरह था, अब धीरे धीरे ये पॉलिटिकल होता जा रहा है और ये एक नेशन स्टेट की तरह काम कर रहा है। इसके अंदर बहुत सारे आप कह सकते हो कि मेंबर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं। तो कैसे है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। जो यूरोपियन यूनियन है इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ये मतलब इकोनॉमिकली बनाया गया था, लेकिन अभी ये नेशन स्टेट की तरह काम कर रहा है। खुद का इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अटेम्प्ट किया पर ये फेल हो गया था। इसमें खुद का इसका फ्लैग है, खुद का एंथम है, फाउंडिंग डे है, करेंसी खुद की है, ठीक है। और इट ऑल्सो हैज सम फॉर्म ऑफ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी भी लगभग सेम ही है। और ये आप कह सकते हो कि नए नए मेंबर्स भी ये जोड़ने की कोशिश करता रहता है। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी का राइज कैसे हुआ। देखो सबसे पहले इसके फेवर में बातें बताते हैं। तो चाइना ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन अपना 1972 में खत्म किया अमेरिका से रिलेशंस बना के। मॉडर्नाइजेशन हुआ चाइना में, एग्रीकल्चर का, मिलिट्री का, इंडस्ट्री का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई चाइना ने 1978 में। प्राइवेटाइजेशन होने लगा इंडस्ट्रीज का, एग्रीकल्चर का। इससे क्या हुआ, इनकम बढ़ी। अपोजिशन में इसके ये बात कही जाती है कि हर किसी को फायदा नहीं मिला इन रिफॉर्म से, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया, फीमेल एम्प्लॉयमेंट और वर्क कंडीशंस बहुत बुरी थी चाइना में। एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होने लगा, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये आपका आ जाएगा। अब है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इनस्टेबल क्यों रहती है, इसके दो रीजंस आपको बताने हैं। वहां पे एक तो सोशल डोमिनेंस है मिलिट्री का। मिलिट्री वहां की सोसाइटी के दिल में छाई हुई है। मतलब आप ये समझ लो वहां के लोग मिलिट्री को ही बेस्ट समझते हैं। और वहां के कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो भी नहीं चाहते कि कभी डेमोक्रेसी आए। वहां के जो कुछ मौलाना हैं जो वहां पे मतलब इस्लाम का शासन चाहते हैं, तो वो भी नहीं चाहते डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ रहे। तो वो भी मतलब यही चाहते हैं कि एक तरीके से मिलिट्री का शासन रहेगा तो सब कुछ हमारी तरीके से चलेगा। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, और कोई सपोर्ट भी नहीं करता पाकिस्तान को कि आप वहां पे डेमोक्रेटिक मतलब जो है डेमोक्रेसी चलाओ। बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आपको पता ही होगा, 1947 से लेके 1971 तक। अब है जो श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो जाति वाला जो है, ठीक है। अब उसके दो कॉजेज बताने हैं। हुआ क्या कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, श्रीलंका की पॉलिटिक्स जो है वहां पे ज्यादातर सिंगली जो है कम्युनिटी के लोग रहते थे। अब जब वहां पे तमिल लोग आके रहने लगे, वो तमिल लोगों के कंसर्न्स को नेग्लेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे। वहां पे तमिल नेशनलिज्म फैलने लगा। यही वहां पे एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का कॉज बना। फिर है हाउ डेमोक्रेटाइजेशन इज गोइंग इन नेपाल सिंस 1990। नेपाल एक हिंदू किंगडम था अर्लियर, अगर आप देखो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर उसके बाद लंबे समय तक ये रहा। फिर किंग ने एक्सेप्ट कर ली नई डिमांड, ठीक है, एक नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की 1990 में। और फिर क्या हुआ, एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलने लगा कि हाँ भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए, आनी चाहिए। थोड़े समय के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, फिर वहां पे ट्रबल हुआ, फिर वहां पे राजा आया, फिर उसको हटाने के लिए प्रोटेस्ट हुई, और फाइनली 2006 के बाद जाके वहां पे डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि मोनार्क जो होता था वो, और जो डेमोक्रेट्स होते थे और जो माओइस्ट होते थे, ये आपस में इन्हीं का ही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। ओके, 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया, मोनार्की पूरी तरीके से खत्म हो गई, और 2015 में उसने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना लिया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स, सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 परमानेंट मेंबर हैं इसमें, 10 नॉन परमानेंट हैं। परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों जोड़ के 15 मेंबर बनते हैं। हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। जनरल असेंबली है इसके बाद, इसमें 193 मेंबर्स हैं, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ट्रस्टीशिप काउंसिल है, 14 मेंबर्स हैं इसमें, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, 15 मेंबर्स हैं इसमें, हेग में इसका मेन हेडक्वार्टर है। सेक्रेटेरिएट है जिसमें सेक्रेटरी और जनरल स्टाफ रहता है, और ठीक है, जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ रहता है, न्यूयॉर्क में ही है ये भी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसके 57 मेंबर्स हैं, ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह का काम भी आपको पता ही होगा क्या होता है, कि भाई सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उस पर काम करना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट फॉर फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है भाई, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करता है, मिलिट्री एक्शंस भी ले लेता है अगर जरूरत पड़े, और जो जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के उसको इलेक्ट करता है। और सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा सकता है, अगर कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पे हमले कर रहा है तो उस पर इकोनॉमिक पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एमनेस्टी इंटरनेशनल और इसके फंक्शंस बताओ। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शंस के लिए कैंपेनिंग करता है और पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द वर्ल्ड जाके ये काम करता है ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए और रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, ह्यूमन राइट वायलेशंस वगैरह खत्म हो इसके लिए काम करता है। इंडिया को एक परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके पीछे के रीजंस बताने आपको सपोर्ट करते हुए, तो देखो इंडिया फर्स्ट अब हो चुकी है, ये सेकंड नहीं, अब इंडिया पहले नंबर की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के मामले में हम नंबर 1 पे आते हैं। हम लगभग सारे इनिशिएटिव्स जो होते हैं यूएन के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लगातार फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं और हम पार्टिसिपेट करते हैं, पीस कीपिंग फोर्स वगैरह अपनी भेजते हैं और इकोनॉमिक रूप से भी हम बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक भी मतलब आप कह सकते हो कि साइड हमारी बहुत अच्छी हो रही है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर है मेंशन की कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है कि भाई इंडिया सबसे पहले अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करता है, डीलिंग विद इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज जो है हमारे जितने इंटरनल सिक्योरिटी के उससे इंडिया डील कर रहा है, इकोनॉमिक रूप से अपने आप को डेवलप कर रहा है, ये की कंपोनेंट्स हैं। फिर है व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पावर। पावर बैलेंस क्या होता है, कोई कंट्री इसको कैसे मेंटेन करती है। अब बैलेंस ऑफ पावर इसका मतलब है कि मतलब लगातार आप ऐसे एफर्ट्स करो कि आपके पड़ोसी जो कंट्रीज हैं वो आपसे ज्यादा पावरफुल ना हो जाएं। आप अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाइए, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करिए, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए, यही हो सकता है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैन दिस आइडिया बी इम्प्लीमेंटेड। कॉमन लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, देखो द स्पेशल नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन द डेवलपमेंट एप्लीकेशन एंड रूल्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए थोड़े अलग रूल होने चाहिए, उनको अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है और थोड़ा बहुत पॉल्यूशन तो होगा ही। Principle of international environmental law establishing that all states are responsible for addressing global environmental disaster and yet not equality responsible। भाई बहुत बारी क्या होता है, ये माना जाता है सभी देश जो है बराबर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज ने ज्यादा पॉल्यूट किया है, पॉल्यूशन ज्यादा किसने किया है, हमारे जो हमारे ये जो धरती है अर्थ को सबसे ज्यादा खराब किसने किया है, वेस्टर्न कंट्रीज ने किया है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इंटरनेशनल लॉ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन शुड बी कंपेटिबल विद डेवलपिंग कंट्रीज। भाई डेवलपिंग कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए ही आपको करना होता है। और जॉइंट फंड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फंड वगैरह जो है वो इकट्ठा करना, एफर्ट्स एट इंडिविजुअल रीजनल स्टेट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स एंड रिसर्च वर्क ऑन कॉमनवेल्थ एंड रिसोर्सेज। सो ये सारे कुछ इम्प्लीमेंटेशन हैं जो किए गए हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल। तो इसका इकोनॉमिक इफेक्ट एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव में ये है इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ा है देशों का, लेकिन नेगेटिव में ये है इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म होने लगा है, जो बड़े बड़े देश हैं वो ज़्यादा ये ट्रेड एंड वो कॉमर्स में ज़्यादा लगे हुए हैं। इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटीज़, और यहाँ पे क्या है, यहाँ अमीर और गरीब का वो गैप भी बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ी है लेकिन ज़्यादा बेनिफिट डेवलप्ड कंट्रीज को हुआ। प्रिवेंट्स म्यूचुअल डिपेंडेंसी, ठीक है, और मतलब होता क्या है इसमें कि ये प्रिवेंट करता है म्यूचुअल डिपेंडेंसी को। और पॉलिटिकली अगर इसके इफेक्ट देखें, सो इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ स्टेट्स, अब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन अच्छी हो गई है तो स्टेट्स अच्छे से काम कर रहे हैं और अब हमारे पास बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव्स हैं मींस ऑफ प्रोटेक्शन के, ठीक है। और द रोल ऑफ अवेलेबल स्टेट्स हैज डिमाइनिश्ड बट नॉट एलिमिनेटेड। भाई स्टेट का जो रोल है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन अब ये दिक्कत आ रही है कि स्टेट बहुत कम से कम काम करता है, ज्यादातर काम कंपनियां कर रही हैं, इंडिया में भी ऐसा ही है। और मार्केट इकोनॉमी कहीं ना कहीं से आगे बढ़ती है, सिर्फ एमएनसीज आ जाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। स्टेट की सोवरेनिटी कहीं ना कहीं इसमें खतरे में पड़ जाती है, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट होना चाहिए वो स्टेट उस तरीके से काम नहीं करता। कल्चरल पॉजिटिविटी अगर आप इसमें ढूंढोगे तो आपको इसमें कल्चरल होम्योजेनिटी देखने को मिलती है, और एरियाज आप कह सकते हो कि चॉइस आपकी बढ़ गई है, ठीक है, आपको बहुत सारे चॉइस मिल रहे हैं और आपका कल्चर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। पर नेगेटिव इसका इम्पैक्ट ये है कि जो हमारा कल्चर है वो खत्म भी होता जा रहा है क्योंकि हम दूसरे वेस्टर्न कल्चर्स को अपना रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज के। सो ये इसके इफेक्ट्स हैं।
इंडिया और ग्लोबलाइजेशन ये क्या है? सो देखो, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आप कह सकते हो कि इंडिया एक बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है प्राइमरी गुड्स का और रॉ मटेरियल्स का। अपना जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे हम ये सब करते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये सोचा, वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आवरसेल्व्स रेदर देन रिलाइंग ऑन अदर। हमने सोचा हम दूसरों से मंगवाने की जगह खुद बनाएंगे। सो ये जो प्रोटेक्शनिज्म है ये जनरेट हुआ अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए। और क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ, हाउसिंग, प्राइमरी एजुकेशन डिड नॉट रिसीव द अटेंशन, जो इन पे अटेंशन होना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया गया उतना। So India had a fairly sluggish rate of economic growth in 1991, responding to a financial crisis. Financial crisis आए, धीरे धीरे फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ने लगी जब हमने रिफॉर्म्स करे, अलग अलग सेक्टर्स में रिफॉर्म्स करे। ठीक है, फिर आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द थ्री मेजर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग? ठीक है, क्या दिक्कतें आई जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पे? यूनिटी कैसे लाई जाए, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा वायलेंस चल रही है, डेमोक्रेसी कैसे लाई जाए, इतनी सारी पॉपुलेशन है, और डेवलपमेंट कैसा हो, कैसे हो सभी समाज के लोगों का। ये मेनली जो मेजर चैलेंजेस थे हमारे सामने वो ये थे। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था प्रिंसली स्टेट्स के यूनिफिकेशन में, इन्होंने क्या किया था? सो ये हमारे पहले जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि एक बहुत ही एमर्ज होते हैं मेजर एक लीडर बन के फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर खेड़ा सत्याग्रह और बरदौली सत्याग्रह। सो आज़ादी के टाइम पे दिक्कत ये थी कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कैसे हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए। सो ये डिफिकल्ट समय के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये टास्क को उठाया और 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में जोड़ने का काम किया, और इन्हीं को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने मर्ज करने के लिए हर तरीके से ट्राई किया, कोई प्यार से माने तो प्यार से, वरना पावर भी दिखाई, डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने काम किया और इंडिया को एक अखंड भारत बनाया। आगे बढ़ते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करी कुछ स्टेट्स में, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में, और लेकिन फाइनली हैदराबाद और जूनागढ़ भी इंडिया में आ गया। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की नजरें गंदी थी भाई वहां पे जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो वहां पे मतलब आपको पता है कि ये जिन्ना वगैरह जो थे ये टू नेशन थ्योरी भी दे के बैठे थे। ठीक है, कि ये भारत अलग जो है मतलब मुसलमानों के लिए अलग यहाँ से एक देश बना के एक पाकिस्तान बनेगा, और कश्मीर हमारा है, ये है वो है। सो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहते थे कि आप कभी भी यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते। ठीक है, इंटीग्रेटेड हमने कश्मीर को पूरी तरीके से तो नहीं किया, पाकिस्तान ने एक धोखाधड़ी करके कुछ हिस्सा अभी भी हथियार रखा है जिसको हम बहुत जल्द वापस ले लेंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस एफर्ट्स को हम कभी भी भूल नहीं सकते। ठीक है, ये बताया जाता है। फिर है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। सो जो प्रोविंसेस बनाए गए थे उस टाइम पे जब अंग्रेजों ने बनाए थे तो उन्होंने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाए थे, पर इंडिपेंडेंट इंडिया में ये बात थी कि जो स्टेट्स फॉर्मेशन होगा वो वहाँ की बोले जाने वाली लैंग्वेज और कल्चरल उसके बेसिस पे होगा। सो पॉलिटिकल इशू यहाँ पे लगभग ये चल रहा था कि मतलब बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये सबसे पहले मतलब अगर कोई स्टेट बनेगा तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनेगा, ये बात कहाँ लाई गई? कांग्रेस का नागपुर सेशन था 1920 में, वहां पर ये बात सबसे पहले लाई गई। सो तेलुगु बोलने वाले लोगों ने डिमांड करी आंध्र प्रदेश की, उन्होंने बोला कि भाई हमें यहाँ पे तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश चाहिए, मद्रास में से ही अलग काट के। और यहाँ पे पोटिश जो रामुलु है लीडर थे, यहाँ पे मेन कांग्रेस के लीडर थे, वो मर गए। ठीक है, और लगभग 56 डेज तक वो थे हंगर स्ट्राइक पे। और इसके बाद भाई प्रेशर में आके प्राइम मिनिस्टर नेहरू को एक सेपरेट स्टेट बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश, और ये पहला स्टेट था जो कि लैंग्वेज के बेस पे बना था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यहाँ पे क्या है 1953 में गवर्नमेंट ने बनाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके जो हेड थे वो फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने जो है 3 स्टेट सिस्टम को एंड करने की बात करी, और इन्होंने बोला कि सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज हों, अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर, बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज को उसके आसपास के स्टेट्स में मिला दिया जाए। और ये देखी जानी है, मतलब ये देखने वाली बात है कि कौन सा स्टेट में क्या लैंग्वेज बोली जा रही है, इसको देखा जाए। और ये रिपोर्ट इसने अपनी 1955 में पेश करी, और फिर 1956 में एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना स्टेट्स का, और उससे फिर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज हमारी हो गई। अब है नीति आयोग। नीति का मतलब है यहाँ पे एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ही पहले योजना आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन की तरह काम करता था। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदला गया। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? नेशनल डेवलपमेंट के लिए सलाह देना, विजन बताना क्या हो सकता है, स्टेट्स को इन्वॉल्व करना,
ठीक है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़े, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए इनिशिएटिव्स लेना, स्टेट और सेंटर मिलके काम करे ताकि एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने, ये इसको देखना होता है। नेशनल सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड और जितनी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं, ये सब पॉलिसीज वगैरह बनाने का काम भी इसी का ही है। कौन कौन आता है नीति आयोग में? एक तो इसका चेयरमैन पीएम होता है, वाइस चेयरमैन होता है, सीईओ होता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सभी स्टेट्स के, सभी यूटीज के चीफ मिनिस्टर होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं, इसमें एक्सपर्ट्स भी होते हैं। ओके, और इसमें पीएम जो होता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है और वो फिर वाइस चेयरमैन को अपॉइंट करता है। अब डिफरेंस क्या है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में? प्लानिंग कमीशन की जो अप्रोच है वो टॉप टू डाउन अप्रोच थी, लेकिन देखो टॉप टू डाउन का मतलब है कि ऊपर शहरों से लेकर फिर गांव तक जाता था, जो डेवलपमेंट का मॉडल है। नीति आयोग ने बोला बॉटम टू अप जाओ, कि भाई गांव से डेवलपमेंट स्टार्ट करो फिर शहरों तक जाओ। डिसीजन सेंट्रल लेवल पर लिए जाते थे पहले प्लानिंग कमीशन के, पर नीति आयोग कहता है लोकल लेवल पर काम करो। और प्लानिंग कमीशन जो है इसके प्लान हर तरीके से फिट होते थे हर साइज के, लेकिन नीति आयोग कहता है कि भाई फेडरलिज्म की तरह काम करो, जो जहां की जो डिमांड है वो बंदा अपनी पावर का यूज करके वहां पे उस तरीके से नीतियां बनाए। और सेंटर को ज्यादा पावर थी प्लानिंग कमीशन में, लेकिन नीति आयोग सारे स्टेट्स का पार्टिसिपेशन मांगता है। और प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का लिमिटेड रोल था, लेकिन नीति आयोग में स्टेट्स को एम्पावर किया गया है। और प्लानिंग कमीशन जो है नो पावर टू एलोकेट फंड, जिसको कोई पावर नहीं थी फंड एलोकेट करने की, पर अब इसको पावर मिल गई है। फिर है थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के तीन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एक तो जो हमारी सोवरेनिटी बहुत मुश्किल से मिली है इसको प्रिजर्व करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, और लगातार हमने नॉन अलाइन मूवमेंट को भी फॉलो किया। ठीक है, और हमारी ये पॉलिसी रही है। अब है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, ये हमें बतानी है। तो देखो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो पीस से रिलेटेड है। हम किसी को मार धाड़ करना नहीं चाहते हम किसी के साथ, ठीक है, हम चाहते हैं शांति बनी रहे। हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे वेपन्स का, ओके। और हम न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए। और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आप कह सकते हो कि नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए कभी भी ये पॉलिसी को रिव्यू भी किया जा सकता है, जरूरत पड़ी तो यूज कर भी लेंगे भाई। और कमिटेड टू इंश्योर इट्स मेंबरशिप इन एनएसजी, ठीक है। और फिर है अपोजिंग कुछ ऐसी ट्रीटीज हैं जो बहुत गलत मानता है इंडिया, जैसे सीटीबीटी और एनपीटी, तो इसको हम अपोज करते हैं। ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है। इंडिया के क्या रिलेशन है रशिया के साथ, ये आपको बताना है। इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ बहुत स्ट्रोंग है। आप हिस्ट्री में भी जाओगे तो सोवियत यूनियन के टाइम से बहुत अच्छे हैं। दोनों का सपना है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, अलग अलग देश पावरफुल हों। दोनों ये बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स जो हैं उनको जो है यूएन के द्वारा ही मतलब सोल्व करवाया जाना चाहिए। मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स अभी तक जो है वो साइन हो चुके हैं। इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक जो मतलब स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001 के अकॉर्डिंग अभी तक 80 से ज्यादा एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। अब है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? नॉन अलाइड मूवमेंट की पॉलिसी अपनाए रखी, मतलब हमने अपनाई। और पंचशील का जो वो है भाई 5 प्रिंसिपल्स हैं जो चाइना के साथ हमने ये साइन करे। और डीकोलोनाइजेशन हो इसके लिए हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कोई भी कंट्री कोलोनाइज नहीं होनी चाहिए। और रेसिज्म को हम अपोज करते हैं, जैसे कि अपार्थाइड चलता था साउथ अफ्रीका में। पीसफुल हो वर्ल्ड है, और इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह में एक्टिवली हम इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करते रहें। आर्म्स वगैरह खत्म हो जाएं इस पे भी हम फोकस करते हैं। सो ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। फिर है रीजन ऑफ राइज ऑफ कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट के जो है इसका जो राइज है वो क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज वीक होती जा रही थी, तो अब भाई एक पार्टी पूरे वोट नहीं ले पा रही है जितने में मतलब चाहिए होता है कि भाई इतनी तो चाहिए चाहिए बहुमत, अब वो नहीं आएगी, तो फिर जाहिर सी बात है कोalition करना पड़ेगा। और रीजनल पार्टीज का इमरजेंस होने लगा, उनका रोल बढ़ने लगा गवर्नमेंट बनाने में। और कास्ट और सेक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स बहुत बढ़ चुकी है। ये 3 रीजन है कोalitions गवर्नमेंट के राइज के। अब है अलग अलग पार्टी सिस्टम के बारे में बताना है। सिंगल पार्टी सिस्टम, इसमें क्या है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है भाई, एक ही पार्टी काम करती है, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, डिसिप्लिन बहुत होता है, और फैक्शनलिज्म बिल्कुल भी नहीं होता। 2 पार्टी सिस्टम में क्या होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, वोटर्स चूज करते हैं, और गवर्निंग का प्रोसेस काफी अच्छा होता है। इसमें इसमें फैक्शनलिज्म काफी कम होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में वोटर्स को बहुत चॉइस मिल जाती है, अलग अलग पार्टियां होती हैं। जैसे सिंगल पार्टी में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना।
टू पार्टी में दो ही पार्टियां हैं सिर्फ। मल्टी पार्टी में हमारे इंडिया जैसा सीन है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। चॉइस बढ़ गई वोटर्स की, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एक ऐसी कंट्री में जो डाइवर्स कंट्री है। वाई इज द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरल इलेक्शन, 1967 का जो पीरियड था उसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि हुआ क्या, अपोजिशन पार्टी जो थी वो पब्लिक को अपनी तरफ खींच रही थी, और जो इलेक्शन के रिजल्ट आए वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक उसको कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस बहुत जगहों से इलेक्शन हार रही थी और इसमें कांग्रेस 9 जगहों पर अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, मद्रास में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, केरला और हरियाणा। सो ये क्या है, संयुक्त विधायक दल एक कोalition बना था उस टाइम पे, ठीक है, और ये फिर बिहार में गवर्नमेंट बनी थी, और पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बना कोalition के साथ, और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट बनी। इस तरीके से चलता था। फिर है नॉन कांग्रेसिज्म। ये क्या है कि जितने भी अपोजिशन की पार्टी थी उन्होंने कांग्रेस को अपोज किया, बोला कि भाई हमारे जो वोट्स हैं वो इधर उधर बटने नहीं चाहिए, हम मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, टुगेदर रहेंगे, एक एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाएंगे, और इसके जो मेन लीडर थे वो है राम मनोहर लोहिया। इन्होंने इस स्ट्रेटजी को नॉन कांग्रेसिज्म का नाम दिया। एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन 1969। सो 1969 में कांग्रेस क्यों स्प्लिट हो गई? क्योंकि देखो भाई, फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई जो है वो प्रिवी पर्स के इशू पे बहुत बोल रहे थे। प्रिवी पर्स क्या था कि कुछ पैसे दिए जाते थे जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको। सो इंदिरा गांधी ने ये बंद करवा दिए, मोरारजी देसाई ने इसके ऊपर अपनी आपत्ति दिखाई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिंडिकेट और जो यंग तुर्क्स थे, यानी कि जो सिंडिकेट के जो लोग हैं और वहीं जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स हैं, इंदिरा गांधी है, उनके बीच में जो है बहुत डिफरेंसेस आ गए थे, बातें जो है अलग चल रही थी। सिंडिकेट वाले सीनियर सारे लीडर्स थे, ठीक है, सो ये बात बन नहीं रही थी इनकी। फिर है डिस्क्राइब एनी 6 रीजंस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। 1970 के जो डिकेड है उसके अर्ली टाइम्स में इंदिरा गांधी इतने पॉपुलर क्यों थी? सो यहाँ पे आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हो कि भाई इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा एक तो गरीबों के लिए काम कर रही थी, इसने अपनी ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे सारे लोग अट्रैक्ट हुए इसकी तरफ। और आप यहाँ पे कह सकते हो कि काफी कैरिज्मेटिक लीडरशिप थी इनकी, सोशलिस्ट पॉलिसीज थी इनकी ज्यादातर, इनकी कांग्रेस पार्टी पे अच्छी ग्रिप थी, इन्होंने वोट्स का पोलराइजेशन किया, अपोजिशन बहुत वीक था, इन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ जैसा। तो इससे क्या होता है कि भाई बिल्कुल पूरी तरीके से इनको एक तरफा सपोर्ट मिली। फिर उसके बाद आगे है यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई नेशनल इमरजेंसी के कॉजेज क्या थे? इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे, गुजरात मूवमेंट चल रहा था, बिहार मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी, दोनों जगहों पर ही जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नक्सलाइज्ड मूवमेंट चल रहे थे, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यानी कि जो रेल वगैरह वाले हैं ये भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेलवे की स्ट्राइक चल रही थी 1974 में, जुडिशरी के साथ इंदिरा गांधी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और पांचवा जो जनरल इलेक्शन था और जो इंदिरा गांधी का मेन मुद्दा था ये इसका इमीडिएट कोज माना जाता है, ठीक है। ये सब बातें थी। अब इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? सारी पावर इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में ले ली, सेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर थे जिनको बैन कर दिया गया, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन वगैरह, ठीक है, और मैगजीन्स थी जैसे कि सेमिनार, मेन स्ट्रीम, इनको बंद कर दिया गया, और जो भी छपता था वो पहले पूछा जाता था मिनिस्ट्री से, फिर उसके बाद छपता था। और मैं आपको बताऊं बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया, और कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जैसे कि आरएसएस, जमाते इस्लामी, इनको बैन कर दिया गया। प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना बिल्कुल अलाउ करना मना, मतलब बिल्कुल डिसअलाउ कर दिया भाई, मना कर दिया, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन होने लगा, सीधा उठा रहे थे भाई जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है सीधा जेल में, ये चल रहा था। अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट इसी टाइम पे हुआ जो बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है। और आप कह सकते हो कि कोई प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को और वीपी को चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में, ठीक है। टेन्योर बढ़ा दिया अपना, 5 साल से 6 साल की सरकार कर दी, ये सारे काम किए थे कांग्रेस ने। और फिर क्या हुआ, हमने नेशनल इमरजेंसी से क्या सीखा? हमारे देश में डेमोक्रेसी मजबूत हुई, और हुआ क्या कि हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्यूटीज रिगार्डिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी का जो प्रोविजन है इसमें थोड़े से बदलाव आए। अब इंटरनल इमरजेंसी जब ही लगेगी जब आर्म्ड रिवेलियन होगा,
कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई हथियार लेकर कर रहा है, तभी इमरजेंसी लग सकती है। ये नहीं अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ आके बैठा है तो आप इमरजेंसी लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट से पूरा पूछना पड़ेगा सही से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी पूछना पड़ेगा, रिटर्न में देना पड़ेगा, जब इमरजेंसी लगेगी। ये नहीं आपकी मर्जी से जब मर्जी आपने इमरजेंसी लगा ली। और क्या हुआ, इमरजेंसी के बाद सभी को अपनी अपनी लिबर्टी की वैल्यू पता चली, भाई हमारे अधिकारों की वैल्यू क्या होती है, ये सब बात है इसमें। फिर है द असम मूवमेंट वाज अ मिक्स्ड एक्सप्रेशन ऑफ कल्चरल सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। असम का जो मूवमेंट था वो कल्चरल सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दिखाता है, इकोनॉमिक रूप से भी उनकी बैकवर्डनेस को दिखाता है, ये बताना है। सो देखो, ज्योग्राफिकली सेपरेशन फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ द कंट्री, इंडिया से बिल्कुल कट के अलग पड़ा हुआ है असम। वहां पे भाई हमेशा लोग ये समझते हैं कि वो कोई अलग ही एक हिस्सा है हमारा। वहां पे इकोनॉमिकली कोई डेवलपमेंट इतना नहीं हो रखा। वहां लगातार इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, आउटसाइडर्स आ रहे हैं, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं लोकल लोगों के लिए, वहां पे लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अब दिक्कत वहां पे मैं आपको क्या है कि ये बताऊं कि बाहर के लोग जब आके रहेंगे, वैसे ही वहां के लोग गरीब हैं, बाहर वाले लोग आके अगर वहां पे बिजनेस करेंगे तो गरीब लोगों को तो भाई वैसे ही कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो है, कुछ बातों पर सभी जो पार्टीज हैं वो मतलब हाँ करती हैं कि भाई ये बात सही है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई तो सभी ने उसको एक्सेप्ट किया, एग्री किया। और पॉलिटिकली और सोशल क्लेम्स जो थे, जितने भी बैकवर्ड कास्ट के लिए काम होने हैं, एससी एसटी ओबीसी के लिए, किसी ने ऐसे मना नहीं किया, सभी ने एग्री किया। और स्टेट लेवल पे जो पार्टीज होती हैं, जो लोकल पार्टीज हैं, उनका भी भाई पूरा रोल हो, इसके ऊपर भी सभी ने हाँ बोली। और इसके अलावा आइडियोलॉजिकल आप अपना वो साइड रख के देश के लिए आप काम कर रहे हो, ये ज्यादा बड़ी बात है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कोalition गवर्नमेंट के कुछ फायदे और कुछ नुकसान। सो यहाँ पे फायदे तो ये हैं कि लोकल पार्टीज भी और मतलब रीजनल पार्टीज भी लोकसभा में जाती हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, पब्लिक ओपिनियन बहुत अच्छे से दिखता है। और आपको मैं बताऊं कि कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स रूल्स आउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेजोरिटी। और मैं आपको बताऊं इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं कोalition गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट इनस्टेबल हो जाती है, कभी भी कोई अपनी सपोर्ट वापस ले ले, सरकार खत्म। और इमरजेंस ऑफ कल्चर ऑफ डिफेक्शंस, ठीक है, डिफेक्शन का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है भाई, कभी कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कभी कोई किसी पार्टी में जा रहा है, सेंटर और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है, और पावर में रहने के लिए आपको एक अरेंजमेंट करनी पड़ती है, कभी भी कोई अपनी सपोर्ट वापस ले लेगा तो खत्म आपकी गवर्नमेंट वहीं पे। और गवर्नमेंट कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि मेजोरिटी होती नहीं है, मान लो सामने वाला नहीं एग्री कर रहा, आप फिर भी कर रहे हो, तो फिर वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगा, गवर्नमेंट खत्म। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आई। ठीक है, 1989 या 1990 के बाद में कुछ नए चेंजेस आए, वो आपको बताने हैं। कांग्रेस पार्टी हार चुकी थी इलेक्शंस 1989 में। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, सॉरी, डिफीट द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शंस हेल्ड इन 1989। कांग्रेस won 450 सीट्स इन लोकसभा इन 1984 एंड ओनली 197 इन 1989। देख रहे हो कितना, आप कह सकते हो कि कांग्रेस का सिस्टम ही खत्म हो गया यहाँ पे। और फिर धीरे 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 उसने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया और फिर 1991 तक कांग्रेस वापस आई। मंडल का जो इशू था वो भी इसी टाइम पे राइज हुआ, मंडल कमीशन बनाई गई। और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए जॉब्स वगैरह में रिजर्वेशन हो, स्टडी में रिजर्वेशन हो, ये सब बातें की गई। ठीक है, ये भी इसी टाइम की बात है। राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ 1991 में। और बाबरी मस्जिद वाला जो मुद्दा है वो भी इसी टाइम के आसपास हुआ। ठीक है, सो ये सारी चीजें हो रही थी। अब यहाँ पे कोalition का जो टाइम है वो 1989 से स्टार्ट होता है, जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है। सो नेशनल फ्रंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉलिटिकल ग्रुप्स, बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट, इन्होंने मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट बनाई। बट बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन इन दिस गवर्नमेंट। सो ये चलता है। और ये कुछ जो क्वेश्चंस थे ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैंने आपको ज्यादा नहीं करवाए, जितने भी करवाए हैं ये बहुत बारी पूछे गए हैं। आप इनको जरूर करके जाना, और मुझे लगेगा तो मैं और करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें वीडियो पे और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।